नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की दंगाइयों से निपटने की रणनीति पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी अब चलने जा रही है। धरना प्रदर्शन या दंगा करने वालों द्वारा सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से कानून बनाया जा रहा है और इस नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से वसूली भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार इनसे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इसकी जानकारी देते हुए सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 1-2 दिन में सदन में आ जाएगा और आज कार्यमंत्रणा की बैठक में इस पर चर्चा के लिए समय तय कर लिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये विधेयक कल अथवा परसों हाउस में आएगा और उस पर चर्चा होगी। आज कार्यमंत्रणा में उस पर समय निर्धारित हुआ है। तो इसी के साथ एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी मामले पर कांग्रेस नेता प्रायश्चित करने के बजाय नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता विवेक तनखा को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मेंशन करते हुए उन्होंने लिखा है कि विवेक तनखा जी, आपको तो मानहानि के 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन प्रदेश के 5 करोड़ पिछड़ों को क्या मिलेगा, इसकी भी थोड़ी चिंता कर लेते। नागरिकों का क्या होगा, पिछड़ों का? 10 करोड़ तो मान लो तनखा जी की मानहानि का मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या जाएगा जो करोड़ों करोड़ लोगों का, 5 करोड़ लोगों का आपने अपमान कर दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया, उन नागरिकों का क्या होगा, पिछड़ों का? तो भाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए यानी कि खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 63 लाख रुपए भुगतान किया गया और गौठान समितियों को 79 लाख और महिला समूहों को 51 लाख रुपए की लाभांश राशि इसमें शामिल है। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव कृषि एवं गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉक्टर एस भारती दासन सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। गौठान से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन के लिए गौठान मैप ऐप का भी शुभारंभ किया गया। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। ओबीसी सीटों को लेकर पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के लिए बीजेपी कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सही तरीके से पक्ष नहीं रख सकी, इसी वजह से चुनावों पर रोक लगी है। बीजेपी के आरोपों पर वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने अधिवक्ता शशांक शेखर के हवाले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मैंने अधिवक्ता शशांक शेखर जी द्वारा 10 करोड़ रुपए का मानहानि, अन्य सिविल क्रिमिनल कार्यवाही का नोटिस शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा और भूपेंद्र सिंह को भेजा है। यदि 3 दिन में ये लोग स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट कार्यवाही के संबंध में झूठ बोलना, असत्य के आधार पर झूठी मुहिम चलाना जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरी चुनौती है कि वे मुझे झूठा सिद्ध करें और खुद को सच्चा। देश बीजेपी की ट्रोल आर्मी के झूठ से तंग आ चुका है। झूठे दुष्प्रचार के असहनीय होने के कारण मैंने ये कदम उठाया है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यसभा सदस्य और वकील विवेक तनखा के सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा,
मंत्री भूपेंद्र सिंह के बचाव में अब मंत्री नरोत्तम मिश्रा उतर आए। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा या भूपेंद्र सिंह ने क्या गलत कहा था जो नोटिस दिया, और सीएम ने तो कुछ कहा भी नहीं फिर भी नोटिस दे दिया। कांग्रेस अदालत क्यों गई थी? चुनाव में जाना था। कांग्रेस को जनता की अदालत में जाना था, लेकिन वहां जीत नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा अदालत में गए थे। अपनी गलती छिपाने के लिए अब नोटिस दिए जा रहे हैं। शर्मा जी ने क्या गलत कहा था, इसको स्पष्ट तो करें। हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने क्या गलत कहा है, और सीएम ने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्हें ही नोटिस दे दिया। कुछ तो भी अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रहे हैं। भाई अदालत में आप ही गए थे ना, इसीलिए तो ये विषय आया। आपको चुनाव में जाना था, अदालत में चले गए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की अदालत में जाके जीत के आते। पर कांग्रेस को मालूम है कि वो जीत सकती नहीं है, इसलिए अदालत गई। उनके कांग्रेस के स्पोक पर्सन गए, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य गए, इसीलिए तो। वहीं बीजेपी सरकार के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने दिग्विजय को चचा और राहुल को बाबा कहकर संबोधित करते हुए कहा है कि जो भी कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, ये लोग उन्हें बधाई देने का मौका नहीं चूकते हैं। पिछले दिनों जिन मुनव्वर फारूक को दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में शो करने का आमंत्रण दिया था, उनका मुंबई में शो हुआ है और उस पर दिग्विजय सिंह ने उन्हें बधाई दी है। दिग्विजय के मुनव्वर फारूक को बधाई देने पर मंत्री मिश्रा ने कहा कि ये दिग्विजय सिंह और उनके गुरु राहुल गांधी का असल चरित्र है। जो भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदू धर्म और हिंदू पर कटाक्ष करता है, उन्हें इन लोगों द्वारा बढ़ावा देने का उद्देश्य रहता है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले और हिंदू धर्म पर कटाक्ष करने वालों को दिग्विजय सिंह जी का बधाई देना स्वाभाविक है। असल में राहुल बाबा और चचा दिग्विजय सिंह का मूल उद्देश्य ही हिंदू और हिंदू धर्म को अपमानित करना है। हिंदुओं को बांटना राहुल गांधी जी की राजनीति का मुख्य एजेंडा है और वो लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए वो सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बयान देते हैं। राहुल गांधी जी हिंदू और हिंदुत्व पर उठाते हैं, हमारी जातियों पर उठाते हैं। आपने कभी सुना कि मुगल के डीएनए के बारे में उनने कुछ कहा? मुगल या मुगलिया के बारे में कुछ कहा? फारसी के बारे में कहा? क्रिश्चियन के बारे में कहा? ये सिर्फ बार बार हिंदू की ही जिक्र क्यों करते हैं, हमारी जातियों की क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू बट जाए। पीड़ा उनकी यही है सिर्फ, और राजनीति भी उनकी अब यहीं तक रह गई। राहुल गांधी जी हिंदू आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सोमवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने सड़क मरम्मत कार्य में इस्तेमाल होने वाले 2 वाहनों में और एक मशीन में आग लगा दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि घटना सोमवार की दोपहर ओरछा थाना क्षेत्र के सुदूर गुडाडी ग्राम पंचायत में उस समय हुई जब एक सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध नक्सलियों के एक समूह ने अपने चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने घटनास्थल पर धावा बोल दिया और वहां खड़े 2 ट्रैक्टरों और एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि भागने से पहले और संदिग्ध नक्सलियों ने ड्राइवरों और उनके सहायकों के मोबाइल फोन, हैंडसेट भी छीन लिए। आमतौर पर माओवादी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते समय अपने चेहरे को ढककर नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में वही 10,000 के एक इनामी माओवादी ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पलावा ने बताया कि बमन कवासी करतम उर्फ चमनलाल, जो CPI-M का सक्रिय माओवादी है, उसने आत्मसमर्पण किया है। कवासी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या और वसूली समेत अन्य अपराध भी शामिल हैं। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया है कि सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर उसने आत्मसमर्पण का फैसला किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों के मामले 150 के पार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।
सोमवार को 20 दिसंबर 2021 को 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 184 पहुंच गई है और इसके साथ ही संक्रमण दर 0.4% पहुंच गई। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि 17 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और रिकवरी रेट 98% के भी पार है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20 नए केस आए हैं, जबकि 17 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 184 है और वर्तमान में कोरोना संक्रमण दर 0.4% और रिकवरी रेट 98.60% है। कल प्रदेश में 56,772 सैंपल लिए गए। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 20 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं। इनमें से 8 इंदौर के और 7 भोपाल के हैं। 17 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। 184 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान में हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.04% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। कल 56,772 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। कोरोना के क्षेत्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आज से गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है और 25 दिसंबर तक ये मनाया जाएगा। इसके तहत जनता की समस्याओं का निवारण करना और प्रशासन को जनता के प्रति उनके दायित्वों का गंभीरतापूर्वक बोध कराना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। विकास को सर्वांगीण बनाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। देश भर में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा और इसके तहत हमारा जनता की समस्याओं का निराकरण करना, प्रशासन को जनता के प्रति उनके दायित्वों का गंभीरतापूर्वक बोध कराना, जन समस्याओं का निराकरण करना, ये इसका मूल मकसद, सरकार का मूल मकसद है। इसको हमें विकास के सर्वांगीण और सर्वव्यापी बनाने के लिए इस कार्यक्रम को 25 तक मनाएं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 15 शहरी निकायों में सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ और लगभग 60% मतदान दर्ज किया गया है। 4 नगर पालिकाओं, 5 नगर परिषदों और 6 नगर पंचायतों में 370 वार्डों में प्रतिनिधियों के चयन के लिए ये चुनाव हुए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मतदान के शुरुआती आंकड़े हैं और इनमें इजाफा भी हो सकता है। इन 15 शहरी निकायों के अलावा 12 नागरिक निकायों के 15 वार्ड में उपचुनाव भी हुए थे, जिनमें 64.85% मतदान दर्ज किया गया। इन चुनाव में सबसे अधिक चर्चा में दुर्ग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में 3 नगर निगमों और 1 नगर परिषद के लिए चुनाव हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के जिन इलाकों में मतदान हुआ है उनमें से कुछ नक्सल प्रभावित जिलों में स्थित थे। सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे से शुरू हुई ये वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे समाप्त हुई और वोटिंग के दौरान किसी भी मतदान केंद्र पर कोई अनचाही घटना नहीं हुई। इस दौरान सभी स्थानों पर शांति बनी रही। मतदान के बाद 1393 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। इन चुनावों के परिणाम का ऐलान 23 दिसंबर को किया जाएगा। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर 4000 के आसपास सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती भी की गई थी। तो खबर अब मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पुलिस ने सोमवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर अवैध हथियार आपूर्ति करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और उनके कब्जे से करीब 55 देशी कट्टे और 11 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। इंदौर के पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर इन हथियारों की आपूर्ति विभिन्न स्थानों पर की जानी थी। मिश्रा ने यह भी कहा कि संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 55 देशी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार इन तीनों आरोपियों में से हथियार का एक निर्माता है और 2 अन्य भी शामिल हैं जो उन्हें अलग अलग हिस्सों में आपूर्ति करते थे, सप्लाई करते थे। मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने उस कारखाने का भी भंडाफोड़ किया जहां इन हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार तीनों अपराधियों के साथ संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
सिकलीगढ़ ये एक समुदाय है। ये इंदौर के धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर सहित आसपास के जिलों और देवास के कुछ इलाकों में हथियार बनाते हैं और उन्हें इंदौर के जरिए सप्लाई करते हैं।